इतिहास गवाह है, देश तब नहीं टूटता जब हमला सरहद से होता है। देश तब टूटता है जब हमला अपने ही घर के आंगन से होता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपा राणा है। हिंदुस्तान तहलका न्यूज देख रहे हैं और मेरे साथ इस वक्त करनी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मुजी मौजूद है। आपको बता दूं, आपने कई सारे डिबेट में, कई सारे इंटरव्यू में सूरजपाल अम्मुजी को देखा होगा ये कहते हुए कि हमें खतरा कई बार देश के अंदर से है, और आज इनकी ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो रही है। आपने देखा होगा किस तरीके से फरीदाबाद के धोज की अल फलाह यूनिवर्सिटी से व्हाइट कॉलर टेररिस्ट इस वक्त पकड़े जा रहे हैं। ये पूरा जो उपज है वो जम्मू कश्मीर से हुई, लेकिन उसके तार कहां कहां जुड़े हैं और अभी कहां कहां से ये तारों का खुलासा होना बाकी है। इन सभी चीजों पर आज मैं बात करूंगी, और आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव पर भी। किस तरीके से बिहार चुनाव में आज जिस तरीके से रिजल्ट घोषित होने वाला है, शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि बिहार में आखिर जनता किसकी सरकार बना रही है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल मैं मुझे से ये करना चाहूंगी कि आप जो ये कहते हैं हमेशा अपनी डिबेट में कि हमें खतरा जो है अपने घर के अंदर भी है, देश में भी कुछ ऐसी मानसिकता के कुछ ऐसे नमक हराम बैठे हैं जो अपने ही देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। शब्द बहुत अच्छा है, नमक हराम। ये कहने पर मैं मजबूर हूं। निश्चित तौर पे आज की डेट में जो खतरा है वो हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से नहीं है, हमें बाहरी ताकतों से इतना खतरा नहीं है। जो हमने अपने देश के अंदर देश विरोधी लोगों को पाला हुआ है, जिनको हमने पाल पोस कर इतना हट्टा कट्टा कर दिया है कि वो आज हमारा ही खाकर, हमारे ही देश में रहकर, हमारे ही विरुद्ध, हमारे ही लोगों की हत्या करने पर उन्होंने ऐसी साजिशें रची हैं, सुनकर देखकर अचंभा होता है। बाहरी लोग कैसे? बाहरी लोग तो चलो बॉर्डर है, बॉर्डर के पार है, परंतु जो बॉर्डर के अंदर हैं, आज ये देखिएगा अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर जो घटना हुई है, मेवात के अंदर भी बहुत पहले हथियारों के ट्रक पकड़े गए हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं, गुजरात के अंदर गोधरा कांड हुआ है, गुजरात के अंदर स्वामीनारायण मंदिर के ऊपर हमला हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर अनेक हमले हुए हैं। हम लोगों ने बाबरी ढांचे के बाद भी नरसंहार देखा है, हमने हिंदुओं के मंदिरों को टूटते हुए देखा है। वो किन लोगों ने तोड़ा? बाहरी लोगों ने थोड़ा ना तोड़ा है। ये तो जिन लोगों को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, धर्मनिरपेक्ष कह के हम लोगों ने उनको सर पर बिठा लिया सिर्फ वोटों की राजनीति की वजह से। आज वही लोग आज हमारे घर में घुसकर हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, हमारे ही लोगों को बरगला रहे हैं और इस देश को कमजोर कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बाहरी लोगों से खतरा नहीं है, खतरा उन लोगों से है जो इस देश के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं। मैं गद्दार शब्द यूज कर रहा हूँ। आपने नमक हराम कहा, मैं नमक हराम के साथ गद्दार शब्द यूज कर रहा हूँ। और ऐसे देश के गद्दारों को तो चुन चुन कर, मुझे इस देश के गृह मंत्री के ऊपर बहुत विश्वास है, जिस प्रकार से जो एजेंसियों ने काम किया है। देखो, मुझे पहले लग रहा था कहीं चूक है, परंतु एजेंसियां पिछले कई दिनों से इस पर काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, ATS, हरियाणा हो, हरियाणा पुलिस हो, इन लोगों की जो इनकी मेहनत है वो रंग ला गई। अगर ये मेहनत रंग नहीं लाती और ये गिरफ्तार नहीं किए जाते, ये साजिश का पता नहीं चलता, तो कितने हजार लोगों की, लाखों लोगों की ये लोग हत्या करते, कितने ब्लास्ट करते, और अभी कितने ब्लास्ट हो सकते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखा 32 कारों से, अब 32 कारों से दहलाने की जो इनकी प्लानिंग थी, साजिश थी, आज प्रिंट मीडिया लिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखा रहा है। परंतु इन लोगों का प्लान, और वो भी किन लोगों के द्वारा? जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, जो कानपुर की साहू यूनिवर्सिटी की पढ़ी लिखी टॉपर है साहिन सिद्दीकी, ऐसी महिला डॉक्टर MBBS टॉपर जो MD करके वहां से आई और जो यहां भी नौकरी कर रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तो घर के अंदर छुपे हुए लोग हैं ना। कौन लोग हैं? और मुझे तो आश्चर्य इस बात का है कि डॉक्टर्स, MBBS MD, जिन डॉक्टर्स को लोग भगवान मानते हैं हिंदुस्तान में, और वही भगवान बनकर वहां के अल फलाह यूनिवर्सिटी के छात्रों को और पता नहीं कहाँ के लोगों को, नहीं भगवान बनकर नहीं, इनके लिए हमें ये शब्द इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। नहीं तो भगवान को मानते हैं, नहीं तो मैं इनको मैं कह नहीं सकता। ये भगवान बनकर मतलब ये शैतान बनकर हम कह सकते हैं
कि शैतान बनकर किस तरीके से शिक्षा के भेष में उस शिक्षा की दीवारों के पीछे आतंकवाद की साजिश रच रहे थे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी मुझे, आपने कहा कि वोटों के चक्कर में हम इन्हें सर पर बैठाते हैं, सरकारों पर आपने ये कहा कि किस तरीके से पार्टी ने सर पर बैठाती है। इस चीज से एक सवाल मैं करना चाहूंगी, ये देश में हमें किसी धर्म को टारगेट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मैं करना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि इनकी साजिश यही थी कि किस तरीके से धार्मिक विचारधारा, धार्मिक कट्टरपंथियों से बांटना है। लेकिन सवाल मेरा ये है कि ये गुड मुस्लिम, बैड मुस्लिम, इसे हम किस तरीके से देखते हैं? देखो, मुझे इतना पता है, हम किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं। आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखो, देश के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, हमें धार्मिक प्रवृत्ति के अच्छे लोगों से कोई पहले दिक्कत ही ना आज दिक्कत है, परंतु धर्म की आड़ में छिपी हुई जो ताकतें हैं वो कौन लोग? विचारधारा है जो विचारधारा नहीं है, ये मानसिक नकारात्मक विचारधारा है। ये इनके दिमाग में आज भी बाबर, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब की मानसिकता भरी हुई है इनके दिमाग में आज भी, क्योंकि ये बाबरी ढांचे को दिमाग में से नहीं निकाल पा रहे हैं। और यही इनके प्लान थी 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर को एक ऐसा मैंने पढ़ा है, कई जगह सुना भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक प्लान करके इन लोगों ने ये आज भी इनके मन में जो जहर है, अरे हम पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, बांग्लादेश हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम 4 घटिया लोग, साजिश करने वाले लोग, जब देश ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको जवाब दिया, हम लोगों ने पहलगाम का बदला लिया ना। मैं पहलगाम के बदले की बात इसलिए कर रहा हूं कि हम लोगों ने घर के अंदर 32 मिनट के अंदर घर में घुसकर इनका इलाज कर दिया और ये पूरे विश्व के अंदर रोए। और आज ये हमारे लोगों को हमारे खिलाफ भड़का कर, जो निर्बुद्धि लोग हैं, जिनके अंदर बुद्धि समाप्त हो चुकी है, जो कश्मीर में बैठकर, जो यहाँ हरियाणा के अंदर भी कुछ लोग हैं, जो मेवात के अंदर, मेवात के बहुत प्यारे मैं भाइयों के बारे में कह रहा हूँ, मैं भाई शब्द यूज कर रहा हूँ, बहुत मेहनती कौम है, परंतु आज उन्हीं लोगों को, उन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर ये लोग उनको भी भड़काने का काम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ दीपा, अभी एक जलसा मेवात के अंदर, पुन्हाना के अंदर हुआ, लाखों मुसलमान देश का इकट्ठा हुआ। कोई हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया, हमारे हिंदू भाइयों ने अपने घरों से खाना, सब्जियां, रोटियां बना कर भेजी। एक हमने एक रिकॉर्ड कायम किया कि हम लोग मिलकर रहना चाहते हैं और हम लोग आपका सम्मान भी करना चाहते हैं। यहीं पर धौज के अंदर जिस दिन ये साजिश नाकाम हुई है और जो साजिश का पर्दाफाश हुआ है, उसी फरीदाबाद के अंदर जो धौज से 7 किलोमीटर दूरी पर बागेश्वर धाम की यात्रा, उसी दशहरा ग्राउंड में जहाँ से 7-8 किलोमीटर पे धौज और दशहरा ग्राउंड का गैप है, वहीं पर बागेश्वर धाम के लाखों भक्त हिंदू एकता यात्रा को लेकर चल रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं। आप ये देखिएगा, जो उमर गाड़ी को इधर उधर घुमा रहा है और वो फरीदाबाद से फिरोजपुर झिरका गया है, उसी रूट से गया है। खंदावली के अंदर उसकी कार पकड़ी गई है, जो रेड कलर की जो कार आप लोग दिखा रहे हैं, खंदावली मतलब पलवल रोड, बिल्कुल फरीदाबाद से सीकरी से आगे खंदावली पड़ता है, और आप फिर वहां से उसी रूट से जहां से यात्रा जा रही है, वहीं से उमर जा रहा है। और खंदावली से कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदमों की दूरी पर वो रोड है, वो हाईवे है जहां से वो यात्रा निकली। मैं नहीं, गाड़ी तो जब फिरोजपुर झिरका जाएगी तो हाईवे क्रॉस करेगी। इसका मतलब अगर सुरक्षा एजेंसियां या हरियाणा की पुलिस की सख्ती ना होती, मैं हरियाणा पुलिस को इसलिए साधुवाद दे रहा हूं कि उन्होंने सुरक्षा की, देखो दो उन्होंने कंपनी लगा रखी थी बाबा की यात्रा की सुरक्षा के लिए, अब कंपनियां बढ़ा दी हैं जो मुझे पता चला है। इन लोगों ने अगर कोई ऐसी हरकत कर दी होती तो देश के अंदर क्या होता? इधर बिहार का चुनाव चल रहा था, इधर यात्रा चल रही थी, इधर इनकी साजिश चल रही थी, इधर ये गाड़ियां खरीद रहे थे। अमोनियम नाइट्रेट 3000 किलो से ऊपर पकड़ा गया है, और अभी तो कुछ बरामद हुआ है, और कुछ कहां है। बिल्कुल, अभी जो तो इनके साथी थे, उमर जिससे मिला, या डॉक्टर जो गिरफ्तार हुए और जो भी गिरफ्तार नहीं हुए, वो लोग किस किस से मुलाकात करके कहां गए। ये तो जिस प्रकार से 3-4 राज्यों की पुलिस ने मिलकर जिस प्रकार से जो जांच की है, जो इंक्वायरी की है, जो एक्शन लिया है, उसके लिए मैं थैंक्स टू होम मिनिस्टर
ऑफ इंडिया और सभी जांच एजेंसियों को मैं बधाई भी दे चुका हूँ, साधुवाद भी दे चुका हूँ कि आप लोगों की सतर्कता के कारण ये देश के बेगुनाह लोग, हजारों लाखों लोगों की जान जाने से बच गई। तो आज जो जांच का लेवल है वो भी बड़ा हाई है जी। परंतु अभी मामला, अभी संकट घटा नहीं है, अभी संकट खत्म नहीं हुआ। अभी जो माल बरामद हो गया, जो नजर आ रहा है वो तो कमरा नंबर 13 अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो कमरा नंबर 13 का आपको एक लैब नजर आ रही है अभी। और कहाँ कहाँ इन लोगों ने अपने जाल बिछा रखे, अपने लोग डिप्यूट कर रखे हैं, जिन लोगों को ये यूज कर रहे हैं, जो इनके विचारों से जो प्रभावित हैं, वो क्या क्या आगे करेंगे। तो उसके लिए सख्ती जरूरी है। बिल्कुल। आपके इसी जवाब पर मैं कुछ और सवाल भी करना चाहूंगी। बहुत सारे सवाल है क्योंकि मैं कुछ दिनों से अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर ही हूँ और इस वक्त जो हमारे साथ हमारे व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, मैं उनको भी एक बार उनका नाम भी लेना चाहूंगी। और आपका भी कोई सवाल है अगर सूरजपाल अम्मू से, तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं और उसका जवाब हम यही देंगे। शिव प्रताप जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मनोज छोकर जुड़ रहे हैं, दीपक चौहान है, ठाकुर मुकेश सिंह रावल है और सोनू सिंह है, मोहित अग्रवाल है, विनीत शर्मा है। तमाम लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं। उत्पल चौधरी जुड़ रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं प्राउड टू बी सूरजपाल अम्मू जी, दादाजी। और बिल्कुल मुझ पर प्राउड नहीं, पूरे हिंदुस्तान की सुरक्षा की जांच एजेंसियों पर प्राउड करना चाहिए। एक सवाल मैं वही करना चाहूंगी सर आपसे। आपने बिल्कुल सही कहा, ये जम्मू कश्मीर पुलिस टीम, हमारी जिस तरीके से जांच एजेंसियां इस वक्त जैसे उन्होंने उस आतंकवाद के उस पूरे टेरर मॉड्यूल को पकड़ रही है, उनकी एक बड़ी सफलता है। किस तरीके से ज्वाइंट ऑपरेशन से पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं दुख इस बात का भी है मुझे, मैं खुद ग्राउंड पर पहुंची, जब मैंने दिल्ली बॉर्डर को देखा, जब मैं बदरपुर बॉर्डर पर पहुंची, तब मुझे ऐसा लगा कि शायद जांच बहुत सटीक तरीके से होनी चाहिए, बहुत गंभीरता से होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लगा वहां देखकर कि खाना पूर्ति हो रही है, उसे देखकर बड़ा दुख हुआ मुझे। खुद गाड़ी की डिग्गी खोली, उसके अंदर पूरा सूट की, ये मैं बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर जो मैंने देखा वो आपको बता रही हूँ। सूटकेस वहां रखा हुआ था, एक कट्टा वहां रखा हुआ है, कोई जांच नहीं है, उसके अंदर खोलकर नहीं देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि ये छोटी चीज नहीं है, इसको भी बढ़ाना चाहिए? अगर उस दिन बॉर्डर सील हो जाते, क्योंकि मुजम्मिल को पकड़ा जा चुका था, अगर बॉर्डर सील हो जाते तो शायद डॉक्टर उमर वहां से वो बॉर्डर क्रॉस कर ही नहीं पाता। देखो, मैं आपको इस हिंदुस्तान की एक कमजोरी समझ लो या ताकत समझ लो या हमारी सुरक्षा एजेंसियों का एक व्यवहार समझ लो। हम लोग जब सुरक्षा की जांच का दायरा बढ़ाते हैं या सख्ती करते हैं, तो हमारे ही लोग उनको ऑब्जेक्ट करते हैं, उनका विरोध करते हैं। सच्चाई तो ये है कि हमें सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हमारी गाड़ियों की जांच हो रही है तो 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर गाड़ी की जांच हो जाती है। तो हमको, नागरिकों को, हमको उनको कोऑपरेट करना चाहिए। जो लोग रोड के ऊपर बारिश में, धूप में, पोल्यूशन खराब है, उसके बावजूद भी वो खड़े होकर हमारी मदद के लिए खड़े हैं। पहली बात तो हमको उनको कोऑपरेट करना चाहिए। हम इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि हम उनको समय नहीं दे पाते। यहाँ पर विषय आता है कि भाई जांच, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छी बात की, जब एक गिरफ्तार हो चुका था मुजम्मिल, और उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद भी हम लोग और सख्त अगर कार्रवाई करते तो ये शायद घटना नहीं घटती, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आदमी हरियाणा के अंदर घुमा है, ये नूह की मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहा है, ये यहाँ से निकलता है और खंदावली होते हुए फिरोजपुर झिरका जाता है, बाबा बागेश्वर की यात्रा को क्रॉस करते हुए जाता है फिरोजपुर झिरका, और वहाँ पर भी जाकर रात को किसी ढाबे पे जाके सोता है, और सुबह निकलकर फिर नूह के अंदर नमाज पढ़कर फिर वहाँ से निकलता है और मुंबई एक्सप्रेसवे से फिर आपको निकलकर फिर लाल किले की पार्किंग में खड़ा होकर वहीं उसी पार्किंग में बम बना रहा है, अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर वगैरह मिलाकर। इसका मतलब कई लोग हैं, इनको ट्रेंड किया गया है ट्रेंड लोगों ने। अभी मैं किसी न्यूज़ चैनल पे आप लोगों को देख रहा था, ये तुर्की भी गए थे, वहाँ पर ये कई जो इनके जो हैंडलर्स हैं उनसे मिले, ट्रेनिंग लेकर आए हैं। इसका मतलब ये तो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, इनके दिमाग में जहर है हमारे प्रति। वो जहर क्या है वही तो जानने की कोशिश मैं वही कह रहा हूँ आपसे, ये लोग हमें अभी अपना नहीं पाए। हम तो एक बात कहते हैं, देश अपने ही देश में रहकर अपने ही लोगों को नहीं अपना पा रहे। हम लोगों ने देश की आजादी का दंश झेला है,
हम लोगों ने लाखों लोगों की हत्याएं उस समय देश की आज़ादी के बाद पश्चिमी पंजाब में उसको कहता हूँ, जिसको आप पाकिस्तान कहते हो, मैं उसको पश्चिमी पंजाब कहता हूँ। उस समय बंटवारा गांधी ने, नेहरू ने अपनी सहूलियत के हिसाब से कर लिया था। उस बंटवारे के समय भी लाखों लोग हमारे मरे। उस समय भी कह दिया गया था कि जो जिन्ना के साथ जाना चाहते हैं जाओ भैया, परंतु उत्तर प्रदेश के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर क्यों टिके रहे? इनके दिमाग में पहले दिन से एक साजिश थी कि हिंदुस्तान को समाप्त करना है। ये तो बाबर और ये तो औरंगजेब, ये मुगलों का हिंदुस्तान समझते हैं, ये तो अभी हमारा हिंदुस्तान समझते नहीं। हम जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो बहुत सारी संस्थाएं अखंड हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, मुझे तो कई बार उनको पर तरस आता है। अखंड हिंदू राष्ट्र कहाँ से बनाओगे भाई? कहाँ से हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं बाबा बागेश्वर की यात्रा का समर्थन करता हूँ, परंतु एक बालक जो है यात्रा लेके चल पड़ा है, अल्लड़ बाबा है, चले जा रहा है, लाखों लोग उसके पीछे चल रहे हैं। मैं तो उसको, उसकी दीवानगी को सैल्यूट करता हूँ, परंतु क्या हिंदू राष्ट्र ये लोग बना पाएंगे? 25-30 करोड़ लोग यहाँ पर रहते हैं। लोग, इनके मन में कितने लोगों के मन, हम कहते हैं सारे मुसलमान खराब नहीं है, कह दिया हमने, परंतु हर मुसलमान आतंकवादी क्यों निकलता? जवाब दे दो मुझे। हम कब कह रहे हैं सारे मुसलमान खराब हैं? हमने कब कहा? मैंने अभी मेवात के जो मेहनत का भाई के जो मुसलमान हैं, मेव हैं, उनकी तारीफ की है, परंतु जब इनके मन में ही हमारे प्रति जहर है तो भैया इन जहरीले सांपों के फन को कुचलना जरूरी है। और वो इस देश के अंदर दो ही लोग कर सकते हैं, एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और दूसरे देश के गृह मंत्री अमित शाह। मेरे को 200% मैं कह रहा हूं, मैं अमित भाई को कल सुन रहा था, किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। अमित भाई, बख्शने की जरूरत नहीं है, इनका ऐसा इलाज करो ये लोग कभी हिंदुस्तान के किसी एक निर्दोष व्यक्ति की जान लेने से पहले 100 बार सोचें। उन 11 निर्दोष लोगों की क्या गलती थी? आप भीड़ के अंदर गाड़ी लेके जाते हो, ब्लास्ट कर देते हो। 200 फुट दूरी पर एक बच्चे का कल हाथ मिला है। ब्लास्ट की तीव्रता देखिएगा, ब्लास्ट की मतलब इनकी मानसिकता देखिएगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कश्मीर से, श्रीनगर से चलता है और वो लाल किले पर अगर ब्लास्ट करता है, वो नूह की मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता है। कौन है इनके पीछे? उमर की माँ को मैंने सुना एक इंटरव्यू देते हुए, वो कहती है कि उमर को बच्चों से बहुत प्यार था, उमर बहुत काइंड था, बहुत मतलब उसके अंदर ह्यूमैनिटी बहुत ज्यादा थी। बच्चों से प्यार था, तुम्हें अपने बच्चों से प्यार होगा भैया। कहती है 5 वक्त का नमाजी था, बहुत शाय था, किसी से बात नहीं करता था। मैं आपसे कहता हूँ आप 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 15 वक्त की, मुझे क्या फर्क पड़ता है जी। परंतु जब तुम्हारे दिमाग में, दिल में कीड़ा है, नफरत है, जब आपके मन में जहर है और निर्दोष लोगों को मार रहे हो, बच्चों को मार रहे हो, तो आप बच्चों से प्यार कैसे कर सकते हो? जो अपनी मातृभूमि से प्यार नहीं कर सकता, जिसे वंदे मातरम कहने में तकलीफ होती है, वो कैसे बच्चों से प्यार करेगा? वो सिर्फ अपने बच्चों से प्यार कर सकता है जिनको जिहादी बनाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के निर्दोष बच्चों से प्यार नहीं कर सकते। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ा रहे हो बच्चों को, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को पढ़ा कर आतंकवादी बनाना चाहते हो क्या? क्या मकसद क्या है तुम लोगों का? बता दो मुझे। ये उन्हीं बच्चों को जिनसे प्यार करते हैं, उन्हीं को आतंकवादी बनाएंगे? वाह। अल-फलाह का मतलब, अल-फलाह का अर्थ अल्लाह के रास्तों पर चलकर मुक्ति और सफलता। क्या ये मुक्ति, ये ब्रेन वॉश के लिए इसका अर्थ उन बच्चों को गलत समझाया जा रहा है? मुझे अल-फलाह के मालिक का पता है, वो निहायत ही नालायक, तिहाड़ जेल में कई साल बंद रहा। जवाद अहमद सिद्दीकी, वो बहुत बड़ा फ्रॉड था। वो मऊ का रहने वाला, दिल्ली के अंदर इसका ऑफिस था, फाइनेंस का काम करता था। ये मकोका इसके ऊपर लगा, कई साल जेल में रहा और जेल से भी इसी शर्त पे छूटा कि जिनके इसने पैसे खाए हैं उनके पैसे वापस करेगा। तो ऐसी यूनिवर्सिटी जिसका मालिक ही जेल में रहा हो, जिसके मालिक ने ही लोगों का पैसा खाया हो, और फिर वो, हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मेहरबान क्यों हुआ डॉक्टर मुजम्मिल पर? इसमें एक फर्क है। अभी कुछ दिन पहले इस यूनिवर्सिटी के अंदर हरियाणा के गवर्नर गए, वहां डिग्रियां बांट के आए। मैं तो उनसे कहना चाहता हूं, हे महापुरुषों, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाने से पहले उसकी बैकग्राउंड तो चेक करो। बड़े बड़े नेता वहां जाते हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं। आपको एक और बात बताता हूं मैं, फिर मेरे दिमाग से उतर जाएगी। आप जब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की गेट पर जाएंगे, बहुत हट्टे कट्टे वहां पर गार्ड्स खड़े हुए हैं, बिल्कुल, और वो कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी हैं,
कौन है उनकी जांच जरूरी है। आप वो मेरे मेवात के और वो ध्वज के तो नहीं है। उन लोगों की जो आंखें हैं, उनके चेहरे हैं, आप देखिएगा वो आतंकवादी लगते हैं। उन लोगों को बकायदा ट्रेंड करके ट्रेनिंग देकर गेट पर खड़ा किया है। इसी पर एक मैं भी कुछ बताना चाहूंगी। मुझे नहीं पता आप, क्योंकि आप कई दिन से कवर कर रही हैं अल्फला को। अगर आपने गेट पर गई हैं और आपने देखा होगा तो वहां पर आतंकवादी टाइप के गेट पर इन्होंने सुरक्षा गार्ड खड़े किए हुए हैं। इनकी शुरुआत ही वहां से होती है। इन्होंने बुर्का पद्धति को बढ़ावा दिया अल्फला के अंदर। देखिएगा वो अब उनके धर्म का मामला है। वहां पर यही जो प्रोफेसर पकड़े गए हैं, ये लड़के लड़कियों के साथ नहीं बैठने देते थे, ये उनको पढ़ने नहीं देते। मैं छात्रों को सुन रहा था। ये जो दिमाग में इनके कीड़े भरे गए, जो इन्होंने वहां पर टेरर सेंटर बनाया, ट्रेनिंग सेंटर बनाया, जो प्लानिंग साजिश करने का जो एक अड्डा बनाया इन्होंने अल्फला का, वो बगैर जब्बाद की सहमति के नहीं बन सकता। इसके अंदर अल्फला यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट और मालिक इन्वॉल्व है। मैं आपसे कह रहा हूं, उनको भी तुरंत प्रभाव से गृह मंत्रालय को उसके ऊपर एक्शन लेकर हरियाणा सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने गार्ड की बात करी, वहां सिक्योरिटी गार्ड की। अभी कुछ दिन पहले, अगर जो मेरे व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं, आपने लाइव देखा होगा मेरा एक, जिस दिन मुजम्मिल को पकड़ा गया उसके अगले दिन मैं वहां गई, या फिर शायद उसी दिन, जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट पर अपनी लाइव कवरेज दे रही थी, तो वो अचानक आए और मुझे वहां रोकने लगे। हालांकि जब जिस गेट से अंदर हरियाणा पुलिस की गाड़ी, जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी गई हो उसी गेट से, और वो कह रहे हैं कि अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कोई भी नहीं है, उन्होंने मुझसे ये झूठ क्यों बोला? मुझे ये समझ नहीं आता। आखिर दर्द उन्हें क्यों हो रहा है? अगर बहुत प्यारा सवाल है। अगर मैं किसी कंपनी में काम कर रही हूँ, या आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो उस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, और उस कंपनी के अंदर अगर कोई आतंकवादी मिलता है, और अगर वहां पुलिस आती है, मीडिया आती है, तो आप उन्हें बताएंगे कि हाँ अंदर ये हुआ है, हमें डर लग रहा है। लेकिन ना तो उन गार्ड सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं वहां पे, उनकी आंखों में डर है, उनके दिल में कोई खौफ नजर आ रहा है, और ऊपर से वो झूठ बोल रहे हैं कि अंदर कुछ हुआ ही नहीं है, आप यहां से चले जाइए, यहां तो कुछ है ही नहीं। वो झूठ क्यों बोला गया? देखिएगा, मैं आपको बताता हूं, मालिक के आदेश पर सुरक्षा गार्ड काम करता है मैनेजमेंट के बेहद पे। वहां पर मैनेजमेंट से जैसा आदेश मिलेगा वो तो ऐसे ही करेगा। और वो भी उन डॉक्टरों से मिले हुए लोग हैं जो गैर कानूनी गतिविधियां हो रही हैं, उनके साथ मिले हैं ना। अब जो गैर कानूनी गतिविधियां में जो लिप्त लोग हैं, वही उनको गार्ड को आदेश दे रहे हैं जी, वही उनको खर्चा पानी दे रहे हैं। तो वो आपकी और हमारी बात क्यों सुनेंगे? वो तो उन्हीं की सुनेंगे जो उनके आका है, जहां से उनका घर चल रहा है। विषय ये है दीपा, आप ये देखिएगा, ये बहुत सोची सब्जी प्लानिंग के तहत, ये आज से नहीं, अल्फला यूनिवर्सिटी के अलावा उस वहाँ के आसपास का एरिया, मैं वहाँ के लोगों को सुन रहा था। कुछ ही लोग हैं जिनको कष्ट है, बिल्कुल, मतलब लोगों को लग रहा है हमारी लंका लुट गई, हमारे साथ क्या हो गया, दर्द हो रहा है, चुप है, लोग बोल नहीं रहे हैं। बोल इसलिए नहीं रहे, उनको व्यापार मिलता था वहां से। वहां के जो बुजुर्ग है, मैंने उनसे पूछा कि गांव में ऐसा हुआ, आप क्या कहेंगे? तो वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं। मतलब पूरे देश को पता चल चुका है। हैरान करने वाली बात है कि गांव के बुजुर्गों को नहीं पता। मैंने कल फेसबुक पे एक पोस्ट डाली, मैंने लिखा कि अल्फला यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द, AIU ने उसका जो मेंबरशिप है शायद वो कैंसिल कर दिया है, ऐसे कुछ मेरे पास खबर थी। क्योंकि उनकी वेबसाइट पर झूठी मान्यता का दावा जिस तरीके से किया है AIU ने, और कारण बताओ नोटिस भी कल NAC ने दिया। तो बहुत सारे जो इस्लाम प्रेमी हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई कि भाई बच्चों के भविष्य का क्या होगा। तो मैंने उनसे एक बात कही कि जब यूक्रेन के अंदर रूस का हमला हुआ और भारतीय छात्र वहाँ फंस गए, तो भारत सरकार ने तो उन यूक्रेन के छात्रों को भी लाकर जगह जगह उनको कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफ़र करके उनको एडमिशन दिलाया। अब यहाँ पर एक विषय जो आपने मुझे बताया, जब हम जिस लाइव से पहले डिस्कस कर रहे थे, 200-225 सीट है MBBS की, 70 से 75 लाख रुपए की वहाँ की फीस है। हॉस्टल के खर्चे को हटा के अगर हॉस्टल का खर्चा जोड़ लिया जाए तो लगभग 1 करोड़ हो जाएगी। हाँ, तो वो जो फीस है उन बच्चों के जो साथ जो ये फीस दे रहे हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं जो बेचारे कहीं से इधर उधर से जमीन घर बार बेचकर अपना बिल्कुल ये करते हैं। उन बच्चों की चिंता हमें नहीं है क्या? अगर वो बच्चे सचमुच पढ़ने आए हैं और वो MBBS डॉक्टर बनकर भगवान के रूप में देश की सेवा करना चाहते हैं या बीमारों की सेवा करना चाहते हैं,
तो हम तो एक बात जानते हैं, अगर मान लो सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है या भारत सरकार को ऐसा निर्णय लेती है तो बच्चों की चिंता भी वही करेंगे भैया। आप आतंकियों की चिंता मत करो, बच्चों की चिंता कर रहे हो तो बच्चों की चिंता सरकारें करेंगी, वो हम लोगों को भी है। हमारा उम्र की तरह बच्चों से प्यार नहीं है झूठा मूठा, हमारा सच्चा प्यार है। देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस बारे में सोचेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री सोचेंगे। तो तकलीफ किनको होती है? जो अंदर खाने ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं। विषय यहां पर है कि ऐसे लोगों को तकलीफ इसलिए हो रही है, अरे एक और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बंद हो गई। अरे मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में बार बार जाता हूँ। मैं अलीगढ़ बीच में गया हुआ था, आप मुझे याद है, आपने उसको कवर किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आज भी जिन्ना की फ़ोटो लगी हुई है। जहाँ आज भी तुम जिन्ना के विचारों का समर्थन करते हो, वहाँ पर शिक्षा किस प्रकार की देते होंगे ये तो आपको तय करना चाहिए। अब मेरा एक अनुरोध है, और सख्ती चाहिए। एक कमेंट भी आ रहा है, वो कमेंट भी आपकी सख्ती वाली अनुरोध पर ही है। अमन अंजना है, वो लिख रही है, हमारे देश में आतंकवादी आए कहाँ से और आतंकवादी इस्लामी ही क्यों होते हैं, दूसरे धर्म के क्यों नहीं? ये सोचने की बात है और इस पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। देखिएगा, आतंकवादी आते कहीं से नहीं, हमारे यहाँ तो बनते हैं, हमारे तो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। हमारे यहाँ कश्मीर में हो और कई राज्यों में हो जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ हैं ट्रेन करने की। हाँ, ट्रेनर वैसे से पाकिस्तान से आते हैं। अब जो उनके जो आका वहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए वहाँ से ट्रेनर आते होंगे, परंतु आतंकवादी तो यहीं से तैयार किए जाते हैं। अब आप ये देखिएगा, जो फेसबुक पे जिन्होंने कमेंट किया अमन ने, मैं उनको कहना चाहूँगा, आतंकवादी कोई बाहर के नहीं है। आतंकवादियों को, हमारे बच्चों को बरगलाकर उनके दिमाग को, उनके ब्रेन को वॉश करके उनको ट्रेंड किया जाता है और वो उनके जाल में फंस जाते हैं। मैं तो कहता हूं, जितनी मस्जिदों में, मैं मेवात की भी बात करूं, मैं दिल्ली के आसपास की बात कर रहा हूं, सबकी सुरक्षा की जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं आपसे। इनकी शरणगाह जो है वो यूनिवर्सिटीज, इनके मदरसे और वो यूनिवर्सिटी जहाँ पर इनको ट्रेंड किया जाता है, जो मस्जिद है। क्योंकि एक वो पकड़े गए हैं, क्या बोलते हैं जो मस्जिद का इमाम होते हैं, क्या होते हैं, एक वो भी गिरफ्तार हुए, वो नूह का रहने वाला है वो इमाम। हाँ, तो ये जो पकड़े जाते हैं, ट्रेन करते हैं, इनको भी अकल तब आएगी जब इनकी जांच होगी। योगी की शक्ति पर, मोदी जी की शक्ति पर, गृह मंत्री अमित भाई की शक्ति पर इन लोगों को सवाल उठाते हैं लोग कि हमारे साथ ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। भैया अपने कर्म ठीक करो ना। और ये कर्म ठीक होने वाले नहीं है। इन लोगों का इलाज एक ही है, सख्ती और सख्ती। इनके लोगों को पकड़कर तुरंत इनके ऊपर कार्रवाई करें। हम लोग अब इनके जांच एजेंसियां जाएंगी, पकड़ेंगी, कोर्ट कचहरी, 20-20 साल इनके मुकदमे चलते हैं और ये 20 साल के अंदर और 2000 लोग तैयार कर देते हैं। इनके ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए, इनको तुरंत फांसी लगानी चाहिए। भैया सबूत तुम्हारे पास है, सारा कुछ तुम्हारे पास है, एजेंसियां तभी तो गिरफ्तार करती है ना जब ये लोग दोषी होते हैं। तो इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इनको तिहाड़ में बिरयानी खिलाने की अब जरूरत नहीं है। बिल्कुल। देखिए, डॉक्टर सविता यादव है, करनी सेना के लिए बोल रही हैं वो लिख भी रही हैं कि आपकी बात से सहमत है, आतंकवादी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मोहित अग्रवाल लिख रहे हैं, हम अम्मू जी के साथ हैं। बिल्कुल सही कहा कुंवर साहब आपने, जिंदाबाद। और तमाम लोग जुड़ रहे हैं इस वक्त। मोहित अग्रवाल जी हैं, सविता यादव है, सुधीर सिंह है। आपने एक बात कही कि किस तरीके से मान्यता पर सवाल उठा, एएमयू की मान्यता पर, उसको रद्द करने की बात उठी, उसको रद्द किया गया। लेकिन एक सवाल है, क्या ऐसी यूनिवर्सिटी जहां प्रोफेसर, डॉक्टर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो, आतंकवादी हो, क्योंकि जिस तरीके से वो फिदाइन हमला माना जा रहा है, खुद को भी ब्लास्ट कर लिया, आतंकवादी ही कहूंगी मैं, शामिल तो क्या, उसका खुद का मालिक जो रहा जवाद अहमद सिद्दीकी, वो खुद फ्रॉड हो, क्या ऐसी यूनिवर्सिटी पर ताला नहीं लगना चाहिए? देखिएगा, मैं आपसे कल भी कह रहा था, आज फिर कह रहा हूं, अगर अब ताला नहीं लगाया तो वहां पर और कट्टर लोग पैदा होंगे और वहां से गहरी साजिशें रची जाएंगी। अभी तो आपने कमरा नंबर 13 पकड़ा है, वहाँ की लैब चेक कर रहे हो आप। कल वहाँ पर एनआईए ने और कई एजेंसियों ने, हरियाणा की क्राइम ब्रांच ने, विजिलेंस ने और कई स्टेट्स की जो एजेंसीज हैं, उन्होंने वहाँ पर कल परसों 2 दिन से लगातार वो जा रहे हैं। निश्चित तौर पे वहाँ पर उनको कुछ ना कुछ तो मिला होगा, तभी वो जा रहे हैं, वो तो वो लोग बताएंगे। परंतु अब केवल एक अल्फला की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
आपने देखा होगा हलाला का जो वो था ना, एक ब्रांड, उसके ऊपर जवाद ने पहले पैसे कमाए, अरबों रुपए कमाए। ये जो हलाला वाला मामला है, हलाला सर्टिफाइड जो स्टैंप ये लगाते हैं, उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। ये पैसा वहाँ से कलेक्ट करते हैं। ये हलाला को भारत सरकार का सर्टिफाइड करने का कोई वो थोड़ी ना है कोई रूल। हलाला सर्टिफिकेशन क्यों दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? यही लोग दे रहे हैं जो आतंकवाद की साजिशों में लिप्त हैं। हलाला सर्टिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसलिए कि ये लोग वहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। ये सब्जियों के ऊपर भी हलाल लिखते हैं। मैं हलाला कह रहा था, सॉरी, हलाल सर्टिफिकेट का जो हर जगह ठप्पा लग रहा है, कौन लोग लगा रहे हैं? कौन सी एजेंसियां हैं? क्या भारत सरकार के किसी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, किसी और डिपार्टमेंट ने आपको अनुमति दी है क्या? उसका पैसा आप किसको दे रहे हो? कहाँ से जा रहा है? अब तो जो इंडियन जो हिंदू उद्योगपति हैं वो भी हलाल सर्टिफिकेट हलाल सर्टिफिकेट ले रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोग हलाल सर्टिफिकेट के माध्यम से पैसा कमा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अब आवश्यकता है कि ऐसे 2 नंबर का काम करने वाले इस देश के अंदर छुपे देसी गद्दारों को, देसी गद्दार बोल रहा हूं मैं शब्द, देसी गद्दारों को पकड़ पकड़ के जेलों में ठूसो। हिंदुस्तान की बहुत जेलें हैं जो अंग्रेजों के टाइम की खाली पड़ी हुई हैं, उनको भरो भैया। पता चले ना कि अंग्रेज कैसे यातनाएं देते थे। इनको जब यातनाएं मिलेंगे, हम तो इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं और ये मौज करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है अब समय आ गया है, इनको जवाब देना चाहिए। और जवाब अगर नहीं दिया तो अभी और कितने अंजाम हम लोगों को भुगतने पड़ेंगे, ये हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। दिक्कत आई। बिल्कुल, इनको जवाब ज़रूर देना चाहिए। और इसी जवाब देने के लिए हमारी तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस टीम है, वो इस वक्त तत्पर है और किस तरीके से बारीकी से जांच कर एक के बाद एक पहलुओं को पकड़ रही है। और ये जो उपज जहां से हुई जम्मू कश्मीर से, उसके भी एक के बाद एक तार खुल रहे हैं। और जिस तरीके से सुरजपाल मुझे ने कहा कि हमें गर्व है अपनी देश की सुरक्षा एजेंसियों पर कि वो हमारे लिए जो कर रही है, हमारे भविष्य के लिए जो कर रही है, वो वाकई कदम सराहनीय है। अब बिहार की बात भी कर लेते हैं हम। आज बिहार चुनाव का रिजल्ट आना है, शाम होते होते ये साफ हो जाएगा कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। मुझे तो क्या फिर से राहुल गांधी को वो वोट चोरी, राहुल गांधी इस तरीके से वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, बिहार क्या में शाम तक फिर दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है? बिहार में बाहर आ गई है एनडीए की, बिहार में बाहर आ गई एनडीए की। और वो जो भाजपा के चाणक्य हैं अमित भाई शाह, उनकी चाणक्य नीति की जीत हुई है। मुझे लगता है 180 के आसपास ये पहुंचने वाले हैं। और एनडीए के सभी पार्टनरों को, घटक दलों को शुभकामनाएं। उनकी सरकार मेरे हिसाब से तो बन चुकी है। और जहाँ तक बात राहुल गांधी के और तेजस्वी यादव के सपने चकनाचूर हो गए हैं। नहीं, राहुल गांधी तो पहले कह चुके थे, बीजेपी ने जैसे हरियाणा में वोट चोरी की, बिहार में भी करेंगे। देखो, राहुल गांधी का उन बेचारे की जो उनका जो लालन पालन हुआ है ना, वो बड़ी गंभीर परिस्थितियों में हुआ है। वो अभी मेरे हिसाब से दिमागी रूप से पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं, मैच्योर जिसे बोलते हैं। अभी राहुल गांधी जी को और 2-4 बार थाईलैंड जाना चाहिए और 2-4 जगह जाना चाहिए, वहाँ पर ट्रेनिंग लेनी चाहिए। जब राहुल गांधी परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तेजस्वी जी को भी जरा जाना चाहिए। क्योंकि अभी जो लालू जी के जो चारा घोटाले और वगैरह वगैरह घोटाले हैं, वो अभी उनकी जांच चल रही है और शायद 2-4 दिन के बाद तारीख भी है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को बिहार की जनता ने जवाब दे दिया है। तो मुझे लगता है चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव हो, और अब चाहे वो बिहार का चुनाव हो, देश की जनता बहुत समझदार है। बिहार की जनता समझदार है। वहाँ के जिस प्रकार से वोट परसेंटेज में जो बढ़ोतरी हुई है, जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो निश्चित तौर पे 8.5% वोट महिलाओं ने अधिक डाला है। तो निश्चित तौर पे वो मोदी जी की नीतियों को उन्होंने समर्थन दिया है। और नीतीश जैसे भी हैं, सुशासन बाबू के नाम से उनको जानते हैं। और वो बगैर भाजपा के वो सत्ता में नहीं आ सकते थे। उनको तो भाजपा का धन्यवाद करना चाहिए कि वो इस बार भी
वो अपनी सरकार को बचा कर ले गए भाजपा के सहयोग से। तो निश्चित तौर पे मेरा एक मानना है कि इस बार मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहार में बनना चाहिए। बनेगा कौन? लेकिन जो भी बने, मुझे इतना पता है कि प्रदेश को और अभी विकास की जरूरत है। बिहार बहुत प्यारा प्रदेश है, बिहार के अंदर बहुत काम करने की आवश्यकता है। इसीलिए एनडीए की सरकार वहाँ जरूरी थी और वहाँ के समझदार लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया है। मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद पुराना भाजपाइयों। मुझे खुशी इस बात की है कि भाजपा की टीम वहाँ पर पुनः अपने साथियों के साथ जीत कर आई है। तो बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है और पूरी टीम एनडीए की वहाँ पर मेहनत करके पुनः एक ऐतिहासिक जीत उन्होंने दर्ज की है। और राहुल गांधी, तेजस्वी और अखिलेश यादव को वहाँ की जनता ने जवाब दे दिया है। तो अब इनको और पंगा नहीं लेना चाहिए। एक सवाल है मेरा कि जिस तरीके से हर जगह किया कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया और बीजेपी वहां पर जीत गई, तो क्या ये एक तरीके से फॉर्मूला बन गया है बीजेपी का? देखिएगा, फॉर्मूला की बात, बीजेपी की जीत में ये आसानी है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। ये पार्टी घर से नहीं चलती, ये एक संगठन है। कौन सी पार्टी चलती है मुझे घर से? नहीं, घर से तो लालू प्रसाद की पार्टी घर से चलती है, कांग्रेस पार्टी एक घर से चलती है, और जो अनेकों उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी घर से चलती है, मायावती की पार्टी घर से चलती है। मैं आपको और बताऊं, साउथ की अनेकों पार्टियां जो घर से चलती हैं, वो तो सिंगल हैंडेड पार्टी हैं, वो तो उठ जाओ और बैठ जाओ। भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि मैं रहा हूँ इतने साल, तो मुझे पता है वहाँ पर निर्णय सामूहिक लिए जाते हैं। तो सामूहिक निर्णय लेने वाला संगठन कभी पीछे नहीं रहता, हमेशा आगे बढ़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है लोकतंत्र में तानाशाही कोई बर्दाश्त नहीं करता। लोकतंत्र में लोगों की सरकार चुनकर लोग ही नेता बनते हैं, साधारण लोग नेता बनते हैं। और मुझे पता है जिस प्रकार से भाजपा ने, अब देखो मैं राजपूत समाज की बात कर रहा हूँ, 35 से अधिक सीटें भाजपा ने दी है बिहार के अंदर। मेरे राजपूत समाज के लोगों ने खुलकर वहाँ समर्थन दिया है, बड़े लोग खुश हैं। लालू प्रसाद यादव ने तो शायद 2, 4, 5 सीटें दी होंगी, उनको जवाब दे दिया। तो मुझे लगता है अब आपको, आप पीडीए की बात करते हो, पिछड़े दलित और आदिवासी लोगों की बात करते हो, क्या हम लोगों ने कोई पाप कर रखा है क्या? अगर मैं क्षत्रिय समाज में पैदा हो गया, मेरी गलती है क्या? अगर आप ब्राह्मण समाज में पैदा हो गए, आपकी गलती है क्या? आप अग्रवाल समाज में पैदा हो गए, आपकी गलती है क्या? अब हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, हम देश के प्रधानमंत्री से लगातार मांग करते हैं कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसके अंदर 2-1 त्रुटियाँ हैं, आपने 10% आरक्षण दिया, उसकी सीमा और बढ़ाओ। हम मांग करते हैं उसमें, और जो मांग है हमारी कि सरलीकरण होना चाहिए, अब मांग उन्हीं से तो मांगेंगे जो पूरी करेंगे। हम तो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से मांग करते रहते हैं। अब ये थोड़ी नहीं कि हम उनका विरोध कर रहे हैं, हम अपनों से तो मांगेंगे और जो दे सकते हैं उनसे मांगेंगे। तो हम करनी सेना के लोग भी ऐसा नहीं है कि हम लोग पिछलग हुए हैं। हम लोग अच्छी बात का हमेशा समर्थन करेंगे, गलत बात का विरोध करेंगे। हम लोग सरकारों को आगाह करते हैं कि आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। सही बात का समर्थन, गलत बात का विरोध जारी रहता है। और एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अब जैसे गृह मंत्री ने कहा है कि ऐसा इलाज कर देंगे कि सदियाँ याद करेंगी, इनकी पुश्तें याद करेंगी। अमित भाई, इलाज तो करना चाहिए, और अगर इलाज आपसे नहीं हुआ तो कोई और कर भी नहीं सकेगा। करिएगा साहब। इस देश की जनता, इस देश के 130 करोड़ निर्दोष नागरिक, मैं 140 नहीं बोल रहा हूँ साहब, 130 करोड़ बोल रहा हूँ, वो आपके चेहरे की तरफ देखते हैं कि आप कुछ ना कुछ देश के लिए अच्छा करेंगे और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त और उनके समर्थकों को आटे दाल का भाव याद दिलाएंगे। मुझे आपसे उम्मीद है। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। बिहार की बात करी हमने, अभी आपने कहा कि इलाज ज़रूरी है। आप अलीगढ़ आए, मैंने कवरेज की थी। आई लव मोहम्मद के ऊपर भी काफ़ी बयान दिए थे। आई लव मोहम्मद जब ये पूरा चला, तब मैंने देखा सोशल मीडिया पर, आपने भी देखी होंगी कई सारी पोस्ट, मुस्लिम धर्म से, साफ साफ कहूँगी ये चीज़, मुझे कोई गुरेज नहीं है, मुस्लिम धर्म से जुड़े लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए, व्हाट्सएप पर लगाए, चाहे वो यूथ हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी हो। अब ये हमला हुआ देश के अंदर, इतना बड़ा हमला, इतने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उसमें जान गंवाने वाले सिर्फ हिंदू नहीं थे, मुस्लिम फैमिलीज भी थी। आपने डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन शाहिद,
ये तमाम इन डॉक्टर्स, डॉक्टर आदिल, इनके लिए या देश की सुरक्षा के लिए खतरा या खुद को इस तरीके के देश के साथ खड़े होने वाला, देश को सपोर्ट करने वाला, सुरक्षा एजेंसियों को सपोर्ट के लिए कितने ऐसे पोस्टर देखे सोशल मीडिया पर? देखिए, हमारा जो सनातनी हिंदू है, जो देशभक्त हिंदू है, जो राष्ट्रभक्त हिंदू है, जो हिंदुस्तानी नागरिक है, मैं एक सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, वो अपने कार्यों में, अपने परिवार में, अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में इतना व्यस्त है कि वो कभी सोचता ही नहीं कि हमारे विरोधी कितने सक्रिय हैं। वो अपने काम में सुबह निकलता है, अपनी ड्यूटी पर जाता है। अपनी आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए मुस्लिम धर्म के लोगों ने। मैं वही कह रहा हूँ, ये पोस्टर अपने सोशल मीडिया पर क्यों नहीं लगाए? मैं आपसे कहता हूँ, हम लोगों ने अपने अलीगढ़ गए थे तो आपने देखा होगा, हमने वी लव सनातन लिखा, करनी सेना ने। वी लव सनातन क्यों लिखा? सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है। सभी धर्मों का सम्मान करने वाला कौन सा धर्म है? सनातन धर्म, जिसको हम हिंदू भी कह देते हैं। अब हिंदू एक विचारधारा है, हम सनातनी लोग हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरे घर पे अन्य धर्मों के लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसी कप में आप वो चाय पीते हैं, उसी में आप और उसी में मैं पीता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ वो नहीं है, परंतु इनके मन में कट्टरता है। जैसे आपने डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन से जो भी थी लेडियो, इन लोगों के दिमाग में उस शाहीन के बारे में पता, डॉक्टर शाहीन का संपर्क पता है किससे आपको? जैश के आतंकी, जिस तरीके से इन्होंने जिम्मेदारी दी गई थी महिला आतंकियों की, जो अजहर महमूद है, कौन है मुझे नहीं पता, अजहर मसूद की बहन, अजहर मसूद की बहन और अजहर महमूद के बेटे की वाइफ, उसके 2 लोगों के आदेश मानती थी। इसका मतलब, और एक 4-4 हजार कॉल, डॉक्टर मुजम्मिल की जो बोल रहे हो आप, 4-4 हजार कॉल वो पाकिस्तान कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोग लगातार टच में हो, और ये कहाँ बैठ के कर रहे हो? हिंदुस्तान में। हमने तो आपको छूट दे रखी है ना, हम आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब। तो मैं कह रहा हूँ इनके खिलाफ और सख्त होने की आवश्यकता है। सख्त नहीं होंगे तो ये और नुकसान करेंगे। बिल्कुल। तो इस वक्त मेरे साथ कई सारे मुद्दों पर हमने बात की, कई सारे मेरे सवाल थे जिनका सटीक तरीके से स्पष्ट तौर पर जवाब दिया सूरज बालामुजी ने। और ये सवाल मेरा आपसे भी है जो इस वक्त लोग देख रहे हैं, देश के तमाम नागरिकों से और मेरे व्यूअर्स से। आपको क्या लगता है, हमारे ही देश में रहकर जो देश से ही नमक हरामी कर रहे हैं, देश के ही गद्दार, आखिर इन्हें डर किस चीज से है? और इन्हें देश के अंदर इतना बड़ा खतरा कि ये देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, देश में ही आग लगाने के लिए उतारू हो रखे हैं। कारण क्या है? देश के लिए जिहादी सोच, देश के लिए ये गद्दारी आखिर क्यों? कमेंट करके आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। और ये भी जवाब मुझे दीजिएगा कि इन लोगों के साथ जो देश के अंदर आतंकवादी पनप रहे हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। फिलहाल जैसे ही कोई और अपडेट आती है इस मुद्दे से जुड़ी हुई, मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन ऐसे ही देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़ और मेरे सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक हो गया? ठीक हो गया? हो गया?